नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो जय हो जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, आप पंजाब की जो राजनीति है उस पे आपके माध्यम से हम लोग का बहुत जो है इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है और वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट द पंजाब पॉलिटिक्स एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर। तो आप हमारी बहुत अच्छी विंडो है पंजाब में झांकने के लिए। बाबा जी, कल से कुछ खबरें आ रही हैं कि पंजाब में लोग टूट टूट के, वहां की जो सत्ताधारी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके विधायक और नेता जो है टूट टूट के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी सन 2024 के चुनाव से जस्ट पहले, जबकि वहां पे वो बहुमत में है और आम आदमी पार्टी का अच्छी खासी सरकार चल रही है। अभी आज जो है सुशील रिंकू जी जो सांसद थे एकमात्र, वो छोड़ के भाजपा में आ गए। उनको अपनी सांसदी खतरे में दिख रही होगी शायद। अ, एक विधायक जी हैं जालंधर से, वो भी टूट के आ गए। कल एक बहुत बड़ा एडिशन हुआ कांग्रेस से, जट सिख रवनीत सिंह बिट्टू जी, बेअंत सिंह के पोते, जैसा आपने बताया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया भाजपा। तो ठीक है, ये चुनावी घटनाक्रम इसको लोग देख सकते हैं, पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो सदैव सिखों का बहुत सम्मान करते रहे हैं, दिखते भी हैं विजुअली भी और बाकायदा अपने कर्मों से भी। प्रकाश पर्व मनाना हो, जितने भी गुरुओं का बाकायदा गंडा बांध के, बहुत शान से पग बांध के जो है गुरुद्वारे वगैरह में वैसे ही वो उनका आचरण होता है जैसे वो काशी विश्वनाथ या किसी और मंदिर में हमारे जाते हैं। और उनके मुंह से, और मेरे ख्याल से किसान कानून भी उन्होंने वापस लिए थे शायद उन्हीं कुछ कारणों से, क्योंकि उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे वो सिख भाई थे अपने। तो उन्होंने बहुत, इसमें कभी उनकी सिख धर्म के प्रति सम्मान में, प्यार में, उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी। जैसे एक बड़ा भाई आचरण करता है, घर का मुखिया आचरण करता है, वैसा उन्होंने सदैव किया। और सिखों में एक अच्छी खासी कम्युनिटी है जो राष्ट्रवादी है। तो क्या उनके प्रयासों का फल है क्या ये जो भाजपा में इस प्रकार के नेतृत्व, इस प्रकार के नेता लोग जुड़ रहे हैं? बाबा जी देखिए, पार्टी चेंज करके, अपना टिकट छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, वो भी चुनाव से ऐन पहले, इसको हम सामान्य घटना नहीं मान सकते। और आपको मालूम है कि सुशील रिंकू जो हैं, वो जालंधर से, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया था। वो पार्टी नहीं छोड़ के आए, वो टिकट भी छोड़ के आए। रवनीत बिट्टू पहले एक बार अनंतपुर साहब से, उसके बाद जो है 2 बार लुधियाना से सांसद रह चुके हैं। तो एक आम आदमी पार्टी का सांसद आया है, एक कांग्रेस का सांसद आया है। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि वो दोनों ही अपनी अपनी सीट पर, अच्छा, एक जालंधर से आया है, एक अमृतसर से आया, सॉरी लुधियाना से आया है। तो अगर पूरे पंजाब में शहर देखे जाए ना, तो 4 बड़े शहर हैं, 4, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, ये तीनों एक दूसरे से 60-80 किलोमीटर दूर है। और तीनों ही हिंदू बहुल हैं। इनकी जो शहरों की जो पॉपुलेशन है वो तीनों हिंदू बहुल है। इसके अलावा जो 2 अन्य बड़े शहर हैं पंजाब में, वो है एक पटियाला और एक है बठिंडा। उसके बाद सब जो बाकी जितने भी शहर हैं पंजाब के, वो सब छोटे शहर हैं, जिसमें आमतौर पे जो पॉपुलेशन है वो 2-4-5 लाख किलोमीटर, 2-4-5 लाख लोग हैं उसमें पॉपुलेशन। पंजाब के तकरीबन सभी शहर हिंदू बहुल हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। अच्छा, जब अकालियों से जब भाजपा का प्री पोल अलायंस होता था, तो भाजपा को यह कहा जाता था कि तुम्हारा हिंदू वोट के बल पे तुम सिर्फ 23 सीट जीत सकते हो, वो भी ज्यादातर शहरी सीटें थी। और वो 23 सीटों पे
अकाली इनको जो भाजपा को पकड़ा देते थे और ये 23 सीटों पर सिमट के रह जाते। पिछले 20-25 सालों में भाजपा ने कोई संगठन ही नहीं तैयार किया उन 23 सीटों के अलावा। ये तो था सर बैकग्राउंड। आज अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों, भाई आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस मुख्य विपक्ष है पंजाब में, रूलिंग पार्टी और विपक्ष दोनों अपनी सांसदी के टिकट और सीट छोड़कर चौथे नंबर की पार्टी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इससे आपको स्थितियां वैसे ही स्पष्ट हो जाती। तो आखिर ये रिवाइवल भाजपा का हुआ क्यों है और इसके पीछे हाथ किसका है? अब ये सवाल आपने पूछा है मुझसे। देखिए, सबसे पहले तो पंजाब का हिंदू जो आमतौर पे भाजपा को बहुत कम वोट किया करता था, उसका मेजर पोर्शन जो है वो कांग्रेस को जाया करता था और पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को भी गया है। तो आम आदमी पार्टी तो बड़ा रीसेंट फिनोमेना है ना पंजाब में। मुख्यतया हिंदुओं की पार्टी तो कांग्रेस थी। तो Hindus have started shifting towards BJP, ये एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि क्या ये मोदी के प्रयासों का फल है? सर, मोदी तो भारतीय राजनीति के परिदृश्य में धूमकेतु बनके 2012 में ही छाने लगे थे। 2015 में क्या प्रचंड लहर थी, 2019 में क्या प्रचंड लहर थी, पर आखिर इन दो चुनाव में भी मोदी की लहर से अछूता रहा पंजाब। क्या पंजाब के हिंदू को तब मोदी नहीं दिखाई दे रहे थे? 2014 में क्या मोदी को नहीं जानती थी पंजाब की जनता, हिंदू जनता? या 2019 में नहीं जानती थी? आखिर 2024 में ही क्यों जान जाएगी, क्या पहचान लेगी? आखिर पंजाब की जमीनी स्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो सर, पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि अब तक कांग्रेस की जो ये छवि थी, पंजाब का हिंदू ये समझता था कि सिख एक्सट्रीमिस्ट से, खालिस्तानियों से हमारी रक्षा अब तक कांग्रेस ने की है, इसलिए कांग्रेस को वोट देते थे। और भाजपा चूंकि अकालियों की गोद में बैठी थी और पंजाब का हिंदू अकालियों को पसंद नहीं करता, ये बात थी तो भाजपा को भी पता, पर इसके बावजूद भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मुख्यतया 2 ध्रुवीय राजनीति थी, या तो कांग्रेस या अकाली। कांग्रेस से साथ भाजपा को कोई तालमेल हो ही नहीं सकता था, तो बचता ही विकल्प ही एक बचता था। इतनी जबरदस्त विकल्प, देयर वाज नो अल्टरनेटिव, इसलिए बहुत मजबूरी में भाजपा जो है अकालियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी। अच्छा, इस बीच पिछले 10-15 सालों में मोदी जी का हमेशा यह प्रयास रहा कि वो सिखों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है। और सर, मैं एक बात बताऊं, ये मोदी जी के ही मन में नहीं है, ये अगर आप पंजाब में आ जाएं, मेरे घर में मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मां तो सिख थी और तुम्हारे पिताजी हिंदू थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गलतफहमी आपको कब से हो गई कि मेरी मां सिख थी? तो मैंने कहा नहीं, वो 2 मौसियां के वो परिवार सिख हैं, वो है। बोले अरे भाई, मौसियों का विवाह सिख परिवारों में हुआ है मेरी, परंतु मेरे मामा जी, मैंने कहा हाँ वो तो हिंदू हैं। कहते मेरे नाना जी, मैंने कहा हाँ यार वो भी हिंदू थे। कहते मेरे छोटे मामा जी, कहते हाँ वो भी हिंदू थे। तो मैंने कहा ओहो,
सर, शादी के 20 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी सास सिख नहीं हिंदू थी। मैं उनको सारी जिंदगी सिख समझता रहा, और ये लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कैन यू इमेजिन दिस? किसी अन्य समाज में आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को, शादी के 20 साल बाद यह पता चला कि मेरी सास सिख नहीं हिंदू परिवार से थी। मैं उनको सिख समझता था, क्योंकि सर पंजाब का हिंदू और सिख इतना मतलब घुला मिला है, इस कदर दूध के साथ मिश्री की तरह घुला हुआ है कि आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा परिवार हिंदू है और कौन सा सिख है। इस भाईचारे में मट्ठा डालने की कोशिशें कम से कम 40 साल से चल रही हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत कड़वाहट पैदा करने में ये लोग सक्षम हो जाते हैं, परंतु इसके बावजूद, अच्छा आप कैन यू इमेजिन, आज भी हिंदू और सिख फैमिलीज में शादी विवाह के रिश्ते इतने सहज हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। सारे गोत्र, सारी जाति वर्ण व्यवस्था, सारे रिचुअल्स, सारी पूजा पद्धतियां, सभी कुछ तो एक है, गोत्र एक है। तो सर इतना जबरदस्त भाईचारा है। तो सर इसकी कोशिशों की जो नींव, जो ये शुरुआत होती है, ये होती है आईएसआई से पाकिस्तान में। उनका एजेंडा तब तक कामयाब नहीं होता जब तक हिंदू सिख में फूट नहीं पड़ती जी। और बीजेपी लीडरशिप इस बात को समझती है कि यदि किसी भी तरीके से हिंदू सिख में अगर डिवाइड पैदा हुआ तो आईएसआई और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और उसके लिए हमारी जो देश की लीडरशिप है वो कहते हैं कि कुछ लोग मूर्ख है, मूर्खता कर रहे हैं, उनको करने दो, हमको इनकी मूर्खता का जवाब नहीं देना है। और हमें हिंदू सिख जो भाईचारा है, जो दूध मिश्री का जो संबंध है ना आपस में, उसको और मजबूत करना है। और सर एक बात बताऊं आपको, सचमुच जब आप पंजाब में आइए ना, मैं अभी परसों की बात बताता हूं मैं आपको, होला मोहल्ला, ये जो होली का जो पर्व होता है ना, तो सर यहाँ पे बड़ा एक शौर्य का उत्सव मनाया जाता है अनंतपुर साहब में, उसको होला मोहल्ला कहते हैं। और पूरे पंजाब से लोग जो है उस मेले में जुट के आते हैं। तो मैं होली वाले दिन मैंने बाइक उठाई, होला मोहल्ला वाले दिन मैंने बाइक उठाई, मैं जलंधर से वाया आनंदपुर होते हुए मनाली आया। तो रास्ते में सब जगह जगह लंगर लगे हुए थे, तो और हर लंगर पे भीड़ थी। मैं बाइक पे था अपना, मैंने पूरा राइडिंग गियर पहना हुआ था। तो मेरा एक रास्ते में एक फेवरेट ढाबा है सब, उस ढाबे पे मैं हमेशा, उस रूट से जब तो मैं हमेशा वहां लंच करता हूँ, ये मेरा रूटीन है। तो साहब मैंने अपने बाद ढाबे पे जब ब्रेक मारी तो वहां पता लगा वहां तो उतने गुरु का लंगर लगा रखा। तब द मोमेंट आई रीच देयर, और जैसे ही मैंने हेलमेट उतारा तो जो वहां पे सेवादार लोग थे, जो सेवा कर, उनको पता लगा वो एक हिंदू जेंटलमैन है कम, ठीक। सर जिस प्रेम से उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है, उन्होंने मुझे गुरु का प्रसाद, मैंने वहां बैठ के ग्रहण किया पूरी श्रद्धा भाव से। और जिस तरीके से वो जो सेवादार थे उन्होंने मुझे भोजन कराया, पर मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सर कोई कितनी भी कड़वाहट और फूट डालने की कोशिश करे ना, सर ये बंधन जो है ना इतना मजबूत है ना, और उस बंधन को सर मोदी जी ने और ज्यादा मजबूत किया है। ये वही मोदी है ना सर जो कि एक मौलाना ने जब उनको टोपी पहनाने की कोशिश की तो गुजरात में मना कर दिया था। तो ये वही मोदी है ना जो दस्तार सजा के, पगड़ी सजा के, किस श्रद्धा भाव से और किस गर्व से वो पगड़ी पहनते हैं जब, और जब माथा टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने, और जब वो सेवा देते हैं,
जब वो लंगर में अपने हाथ से भोजन परोसते हैं गुरुद्वारे में, तो आपको हमको लगता है कहीं से कि ये हिंदू सिख कहीं अलग हो सकते हैं? सर एक और, जी हाँ मैं कह रहा था सर कि मोदी जी का तो ऑफ कोर्स ये व्यवहार है, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप है, और आप ही कहते हैं कि पंजाब में तो इस समय योगी जी की भी जबरदस्त डिमांड है कि ही इज वेरी पॉपुलर। और मोदी जी चलिए एक नॉर्मल अपना एक जीवन जी रहे हैं, योगी जी तो प्रॉपर हिंदू संत है ना सर, महंत है पीठ के, और वो उसको 24 घंटा ओढ़ते हैं। पर योगी जी भी स्वयं जो है प्रकाश पर्व वगैरह में वो दस्तार, वो पग बांधते हैं। और उनको तो खैर कोई टोपी ऑफर करने की हिम्मत भी नहीं करता, न कर पाएगा। तो लेकिन वो स्वयं इस पग को अपने सर पर पूरी श्रद्धा से, और उनके सब जो लखनऊ में कार्यक्रम होते हैं, वो जब सिखों की जब ऐतिहासिक वीरता की कहानियां बताना शुरू करते हैं, तो लगता है कितना ज्ञानवान आदमी। और मैं, आपने मोदी जी की बात की सर, एक बहुत ही अद्भुत कार्य होता था साल दर साल 2014 तक, वो था बाल दिवस, जो कि चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस पर बनाया जाता था। पर अंततः मोदी जी ने उसको भी परिवर्तित, उसको वो कोई ऑफिशियल चीज नहीं थी, अनऑफिशियल था, पर उसको अपने इतिहास में 4 साहिबजादों से जोड़ा, और 25 दिसंबर को बाल दिवस उन्होंने घोषित किया। जो आप वीर अक्सर बाल कहते दिवस थे हो कि गया। 25 दिसंबर, हाँ नहीं नहीं, बाल दिवस को वीर बाल दिवस किया पहले तो, वीर बाल दिवस किया जी। और आप जो कहते थे कि ये 22-23 दिसंबर से जो 1 जनवरी तक जो माता गुजरी देवी और उनके बच्चों का जो भी जो वीर गति को प्राप्त बलिदान हुए वो लोग बलिदान, तो सप्ताह उसको भी उन्होंने जो है वापस याद दिलाया लोगों को। शीशगंज गुरुद्वारा हो या कहीं हो, पूरा जाते हैं पूरी, और वहां पर वो बताते हैं कि ये आधार, कि इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, इन लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा। तो वो उसको, उस इतिहास को आज भी इज्जत देते हैं। कहने को औरंगजेब, चलिए ठीक है मान लेते हैं, औरंगजेब एक आदमी था, उसने जो है उसकी एक जिहादी पन्ना सवार था, वो राजा था या जो भी था, तो वो अत्याचार कर रहा था, फाइन। पर जिन लोगों पर अत्याचार हुआ उनका हम औरंगजेब को एक बार साइड कर देते हैं, नहीं, लेकिन पर जिन लोगों पर हुआ अत्याचार उनकी तो वीरता याद रखेंगे ना, या उनको भी कह देंगे कि इक्का दुक्का थे, वीर थे, बाकी लोग तो नॉर्मल हैं। खैर, और ये जियाउल हक का था, डेथ विथ 1000 कट्स, भारत को जो 1000 घाव देने की प्रक्रिया में उसने शुरू की। और इसमें सर जो 2 वर्ग हैं, मतलब सिखों में भी मैं देखता हूँ राष्ट्रवादी सिख बिल्कुल है, एक रमणीक सिंह मान जी हैं, और भी हैं सेना में कितने सारे हैं, ढिल्लन साहब हैं, जिनकी किताब है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, बड़ी अच्छी किताब है। आर्टिकल जब 370 हटाया जा रहा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान वो वहां पर थे। तो कहने का मतलब है कि हमारे तो राष्ट्रवादी सिख बहुत सारे हैं सर, और अक्सर हम लोग की शिकायत थी कि ये क्यों नहीं खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते हैं, या ये क्यों नहीं मुखर होके आते हैं। तो क्या मोदी जी के इस प्रयास से राष्ट्रवादी सिखों को ताकत मिल रही है, जिसके कारण से अब वह थोड़ा सा खुल रहे हैं, थोड़ा सामने आ रहे हैं, और वह इन जो चंद गुंडे हैं खालिस्तानी के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वो अब मुखर हो रहे हैं, ऐसा भी है? सर मैंने बोला ना, ये दिस वाज ऑल प्लान्ड एंड डिजाइन्ड बाय आईएसआई इन पाकिस्तान। और उनका जो सबसे बड़ा रोड़ा, उनके डिजाइन में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वो हिंदुत्व की एकता ही है। तो उनका जो सबसे पहला टारगेट था कि सबसे पहले तो हिंदू सिख डिवाइड पैदा किया जाए, सिखों को हिंदुओं से अलग किया जाए। अच्छा, हमारा शुरू से आग्रह रहा है कि हिंदू और सिख अलग हो ही नहीं सकते। भाई हम तो मुसलमानों को भी ये कहते हैं ना कि अरे भाई ठीक है, आज तुम्हारी पूजा पद्धति अलग है, आज तुम मुसलमान हो, पर पूर्वज तो तुम्हारे भी हिंदू ही थे। एक बात बताइए ना। और आगे की संततियां भी हिंदू ही होंगी, वो अलग विषय है। पर हम जी जी। उनसे, अच्छा, समझदार मुसलमान भी इस बात को स्वीकार करता है। पाकिस्तान में तो एक पूरी वेव चल पड़ी है
कि ठीक है भाई, हम आज मुसलमान हैं, पर ये इस तथ्य को आप स्वीकार कर ही नहीं सकते कि कल हम भी हिंदू थे। तो अपने इतिहास को सर कौन नकार सकता है? तो सर इतिहास को ना मुसलमान नकार सकता है, ना सिख नकार सकता है। आज सिखों के एक वर्ग का बहुत जबरदस्त आग्रह यह है कि नहीं, हम एक वखरी कौम है, हमको हिंदुओं में ना मिलाया जाए। हम ये कहते हैं कि भाई तुमको लगता है कि तुम अलग हो, हमको नहीं लगता है कि तुम अलग हो। तुम हमको भाई बेशक मत मानो, मत मानो, कौन बोल रहा है तुमको, पर हम तो तुम्हें मानेंगे। भाई हम तो इतना जानते हैं कि जो 9 गुरु थे वो हिंदू थे। वो कहते नहीं, गुरु नानक देव जी, अच्छा चलो, मैंने कहा चले, गुरु नानक देव जी ने सिक्खी की स्थापना की, मान लिया, हमने मान लिया। तब भी तो 550 साल का इतिहास हुआ। उनके पिताजी, उनकी माताजी, वो तो हिंदू थे कि नहीं थे? अब आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा ना कि ठीक है आप सिख हैं, हमने मान लिया। तो 550 साल से ही ना, उससे पहले क्या थे? ईसाई थे, यहूदी थे, मुसलमान थे, या हिंदू थे, क्या थे? खैर चलिए, इसमें वो चुप हो जाते हैं। सर तो हिंदू परिवार का पहला लड़का वो अमृत चखता वो था। कहते हैं, अच्छा जब ये कहते हैं ना कि हमने तुम्हारी बेटियां बचाई, उसने बोला नहीं भैया नहीं, हमने एक सेना बनाई जिसमें मेरी मां ने मेरा बड़ा भाई, अपना बड़ा बेटा उस सेना में भर्ती किया, क्योंकि मेरी मां को यह चिंता थी कि मेरी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इसलिए जब सेना बनी तो मेरी मां ने अपना बड़ा बेटा उस फौज को समर्पित किया, उस फौज को जिसके सेनापति गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो हमारे गुरु थे। मेरी मां, मेरी दादी उस गुरु को अपना गुरु मानती थी, और अपने गुरु के चरणों में उसने अपना बड़ा बेटा समर्पित किया, और ये परंपरा आज तक चली आई सर, आज तक। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले, आपसे मात्र 10 दिन पहले, वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका लिंक जरूर डालूंगा आपको, मैं अभी निकाल के देता हूं। एक सरदार जी ने मुझे फोन किया, बोले सर आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 400 या 500 या कितने गांव हैं? तो मैंने पूछा ये क्या था? बोला वो पता नहीं कौन से युद्ध में 30,000 सेना के साथ बाबा बघेल सिंह जी ने वहां डेरा डाला था। 30,000 जहां आज 30,000 कोर्ट है दिल्ली में, और वहां पे हमारा युद्ध हुआ। उसके बाद फिर हम लोग वहीं इन्हीं गांवों में सेटल हो गए। तो आज भी 400 गांव या कितने गांव हैं, और वो सब अपने आप को हिंदू लिखते हैं, जबकि सिख हैं। वो सभी सिख अपने आप को हिंदू लिखते हैं और हिंदू वेश में रहते हैं, परंतु सिख हैं। तो सर आप इस लेगेसी को कैसे मिटा देंगे? अच्छा, वो कहते हैं कि मेरा पूरा परिवार हिंदू है, परंतु मैं सिख वेश में रहता हूं। अब आप इस लेगेसी को कैसे मिटा देंगे? आपके कहने से मैं मान लूंगा कि आप अलग हैं, मैं अलग हूं। और एक मैटर और है ना सर, सिक्खी बनने की तो एक प्रक्रिया है ना, अमृत चखना पड़ता है। उससे पहले क्या हो, पैदा तो हिंदू ही होते हो, सनातनी होते हो, उस अमृत चखने की प्रक्रिया से जब आप गुजरते हैं तब आप सिक्खी को पूर्ण रूप से ओढ़ते हैं, तब आप सरदार होते हैं। सिर्फ पग बांध लेने से आप नहीं हो जाते। तो सर बात यह है कि जो अलगाववादी तत्व हैं उनकी पूरी ऊर्जा इस बात में लग रही है कि किस प्रकार हिंदू सिखों को अलग किया जाए, और हमारी पूरी ऊर्जा इस बात में लग रही है कि नहीं, हम एक ही हैं, हम भाई भाई हैं। तो सर ये जो, अच्छा एक चीज आपको बता दूं सर, खून कितना भी पतला हो जाए सर, पानी से गाढ़ा होता है, और खून खून को पहचानता है। खून जो है ना, वो खून को पहचानता है। और सर हिंदू और सिख का खून पतला हो ही नहीं सकता। जी बड़ी बात बाबा जी। सर हाँ हाँ, नहीं, आप कहें। अच्छा कौन से परिवार में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े नहीं होते? आपके परिवार में होते, मेरे परिवार में तो दुनिया भर परिवार में होते।
वो होते रहेंगे सर, वो डिफरेंसेस है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे जी। तो सर ये अच्छा, ये जो है ना, ये खून जब उबाल मारता है तो उसकी परिणति ऐसे ही होती है जैसे कल पंजाब में हुई है। और रवनीत बिट्टू ने जब ज्वाइन किया ना बीजेपी, तो सर उस व्यक्ति का पिछले 10 सालों का अगर आप इतिहास उठा के देखें ना, ही हैज बीन vehemently opposing the Khalistani elements and the separatist movement। और वो आदमी प्रखर राष्ट्रवादी है। हालांकि आदमी जब राजनीति करता है तो मंच से बहुत कुछ बातें बोलनी पड़ती, और जो अंदर की इंटेंशन है वो तो बाहर निकल के आती है ना। तो सर जितने भी राष्ट्रवादी तत्व हैं वो इन पार्टियों से निकल निकल के धीरे धीरे बीजेपी में आ रहे हैं। कुछ आ चुके हैं, बाकी लाइन लगा के आ रहे हैं। और सर आज मैं आपसे लिखवा ले लीजिए मुझसे आप, इस चुनाव में सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग, वो सिख जो कि अपने देश को प्यार करते हैं, अपने धर्म के सच्चे हैं, अपने इतिहास को नहीं नकारते, वो जिनको अपना इतिहास याद है, जो आंख खोल के दिलो दिमाग खोल के रखते हैं, वो सब भारी संख्या में बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं जी। और मैं आई कैन सी मतलब क्लियर पैराडाइम शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द नेशनलिस्ट सिख्स इन पंजाब। जो पंजाब के जो राष्ट्रवादी सिख हैं, उनके एटीट्यूड में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, इस देश के लिए मोदी का होना कितना जरूरी है। जी बाबा जी, आपने एक बड़ा जी आप ये पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने परिवार की बात की कि अंततः खून जो है पहचान लेता है परिवार अपना ही। और परिवार में अक्सर क्या होता है कि एक टीनेज नाम का एक दौर आता है बच्चों का, कि काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं, काफी ज्यादा उनको समझ में नहीं आता, मन में जो आता है वो करना चाहते हैं, परिवार से विद्रोह भी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग पिता और बड़े भाई लोग होते हैं, वो कहते हैं हाँ ये तुम कर लो पहले, अभी अभी जवान हुए हो, खून उबाल मार रहा है, कर लो पहले तुम। तो इसी प्रकार से जो हमारे ज्यादा ऊर्जावान हमारे सिख भाई लोग हैं, तो वो उनका टीनेज दौर चल रहा था। पर होता क्या है, जब वो टीनेज के बाद जब जिम्मेदारियां आती हैं, सत्य दिखता है, जीवन दिखता है, तब आदमी वापस बैक टू परिवार आ जाता है और परिवार का सबसे बड़ा एसेट हो जाता है वही लड़का जो पहले उछाल मार रहा था। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है इनका भी एक समय अब आ गया है अच्छा खासा, और बैक टू दी फैमिली ये लोग आ रहे हैं अपनी ऊर्जा पूरी लेकर, कि ठीक है हम वी आर हियर, हम यहीं के थे, यहीं रहेंगे, और इसी व्यवस्था के। और इसमें बहुत बड़ा योगदान सर, जो आपने कहा कि पाकिस्तान का बर्बाद होना भी है। और हम तो, मेरी तो दिली इच्छा है कि जो लोग कहते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान, एक मतलब एक कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए खतरा होगा, नहीं भाई साहब, कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए बहुत अच्छा है, सिखों के लिए अच्छा है, पंजाब के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। तो एक अच्छी खासी बातचीत हुई इतिहास के माध्यम से। आज जो घटनाक्रम बदल रहा है, 2024 का जो इतना महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, मोदी जी का जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, और जब बात अमृतकाल की हो रही है और बात यह हो रही है कि हमको भारत का विकसित होते हुए देखना है, तो इस समय जो एक छोटे नट बोल्ट हमारे पंजाब के ढीले थे, यह भी टाइट होके तो पूरा जो भारतीय मशीन है वो दुरुस्त हो गई है और अब तेजी से राह पकड़ेगी अपनी। तो शायद ये नट बोल्ट भी धीरे धीरे टाइट हो गए हैं, और पंजाब की ये समस्या खालिस्तान की, और ये जो पुरानी थी, इसको जड़ से उखाड़ कर अब समाप्त करने का समय आ गया है। और वो मानसिकता में परिवर्तन सबसे बड़ा जरूरी है, जो समाज में आ रहा है वो दिख रहा है, जो आप कह रहे हैं कि, और ये चीज मैं बताऊं, ये मैं आज के लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से पंजाब को, ना सिर्फ पंजाब को, सिख धर्म को या लोगों के समाज, उस समाज को समझने का जो हमें मिलता है, पूरा पूरा जो समझ मिलती है, वो बड़ी जरूरी, बहुत जरूरी थी। अदरवाइज क्या है कि हाफ हार्टेड इंफॉर्मेशन से ना फिर क्रियाकलापों से, मीडिया में, टीवी से जिस तरीके से दिखाया जाता है, तो वहां से कुछ भावनाएं अलग ही जगने लगती हैं। पर यही कहना कहेंगे कि बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस विषय को, हमारे ही समाज के इतने महत्वपूर्ण अंग को, आप उसकी जो निटी ग्रिटीज है, उसकी जो छोटी बड़ी बातें हैं, वो आप सामने रखते हैं,
और हमारे हिंदू समाज को भी समझ में आता है आप ही के माध्यम से कि इनका कि कौन क्या कर रहा है, क्या असर पड़ रहा है, क्या होना चाहिए, असली और शत्रु असली कौन है, सामने जो दिख रहा है वो है या उसके पीछे वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी इतना समय देने के लिए, पंजाब की राजनीति को, इतिहास को इतने अच्छे से बताने के लिए। और मैं दर्शकों से अपील करूंगा, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों में जो सिखों के प्रति थोड़ी बहुत भ्रांतियां आ जाती हैं वो दूर करना अति आवश्यक है। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। राम राम। थैंक यू राम।